Hello everybody, dear learners. So in this session I am going to discuss the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium. So I would like to tell you this session is especially important for BSc first semester CBCS chemistry major student. ठीक है, so chemical equilibrium का एक part है thermodynamic derivation of the law of chemical equilibrium. ठीक है, the law of chemical equilibrium can be derived thermodynamically. So let us consider a general reversible reaction occurring at a constant temperature and pressure, assuming that all these species behave ideally. So the law of chemical equilibrium, which we have already learned in previous videos. So it can be derived thermodynamically. For that, let us consider a general reversible reaction as usual: A plus B C plus D, where small a and small b represents the number of moles of species A and B reactants, to give small c and small d represents the number of moles of products capital C and capital D respectively. ठीक है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ में कंसिडर किया है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस इंटू सी प्लस डी. स्मॉल ए बी क्या, ए और बी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग. ठीक है, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्मॉल सी स्मॉल डी क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर प्रोडक्ट सी या डी रिस्पेक्टिवली. नाउ देयरफॉर द चेंज इन फ्री एनर्जी of for this reaction can be written as delta G since pressure and temperature is constant. तो thermodynamics में जो नीचे लिखते हैं उसको at constant पढ़ते हैं. So delta G at constant pressure and temperature equal to, जब भी चेंज निकालते हैं thermodynamics में तो क्या निकालते हैं, product minus reactant. So delta G product minus summation of all the reactants, किसके लिए, gives free energy for all the reactants. ठीक है, और we can write delta G at constant P and T at constant pressure and temperature equal to C, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स को, into mu C, इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल फॉर प्रोडक्ट C, प्लस स्मॉल d नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे into केमिकल पोटेंशियल फॉर D, माइनस रिएक्टेंट्स क्या है, A और B. तो A नंबर ऑफ मोल्स इंटू ए की जगह पे म्यू ए केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट ए, प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स बी को यहाँ में लिख दीजिए इंटू केमिकल पोटेंशियल फॉर रिएक्टेंट बी. सो केमिकल पोटेंशियल एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में, वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो केमिकल पोटेंशियल को म्यू से लिखते हैं. ये सिंपली इतना यहाँ पे बता सकते हैं कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी on adding 1 mole of any component at constant temperature and pressure when other components are unchanged. ठीक है, सो किसी कंपोनेंट को क्या केमिकल पोटेंशियल क्या होता है कि उस कंपोनेंट का अगर हम 1 मोल ऐड करें तो केमिकल पोटेंशियल उस स्पीसीज के लिए वो वैल्यू होती है जितना उसका डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंजेस आएगा. ठीक है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर कंपोनेंट्स आर अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. Now for a system to be in equilibrium, ये पूरा चैप्टर ही हम पूरा इक्विलिब्रियम का पढ़ रहे हैं. At constant temperature and pressure, तो थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया क्या है, डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू 0. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, सो डेल्टा जी इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दीजिए. तो डेल्टा जी अगर इसको हम 0 कर दें तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये टर्म दिस टर्म इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल टू दिस टर्म. तो यहाँ पे लिख दिया. तो C मतलब प्रोडक्ट का केमिकल पोटेंशियल माइनस रिएक्टेंट्स के केमिकल पोटेंशियल इक्वल टू 0. डेल्टा G की जगह पे 0 रख दीजिए. ठीक है, तो 0 रखने से इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब प्रोडक्ट का केमिकल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के केमिकल पोटेंशियल के. ये एक इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन भी है, हमें आगे इक्विलिब्रियम पे ये बराबर होगा, तो आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी यूज करेंगे. ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2. Now for an ideal gas picture, chemical potential of any component can be given by the following relation. So chemical potential mixture के लिए mu equal to mu 0 plus RT ln P, where mu 0 is the chemical potential in standard state. देखिए स्टैंडर्ड स्टेट की डिफिनेशन ये होती है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंड टेम्परेचर लेते हैं 298, अगर प्रेशर होगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड
state और P क्या है? P is the partial pressure of the component. R is as usual universal gas constant, T temperature. So chemical potential और standard chemical potential mu zero. तो mu zero क्या है? Chemical potential in standard state. ये एक रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। सो केमिकल पोटेंशियल म्यू इक्वल टू म्यू जीरो प्लस आर टी एल एन पी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे नाउ केमिकल पोटेंशियल फॉर रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड प्रोडक्ट सी एंड डी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए की बात करेंगे तो म्यू ए इक्वल टू म्यू जीरो ए प्लस आर टी एल एन पी ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली बी के लिए क्या लिखेंगे? तो म्यू जीरो बी प्लस आर टी एल एन पी बी। सी के लिए लिख दीजिए म्यू जीरो सी आर टी एल एन पी सी। डी के लिए लिख दीजिए म्यू जीरो डी प्लस आर टी एल एन पी डी। Where PA, PB, PC, PD are the partial pressures of the reactants A, B and products C and D। ठीक है, अब क्या करना है समझ में आ गया, क्योंकि चारों की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए म्यू जीरो सी प्लस आर टी एल एन पी सी, ये किसकी वैल्यू थी? म्यू सी। तो म्यू सी की वैल्यू ये पूरा है म्यू जीरो सी प्लस आर टी एल एन पी सी, इसको काम में रख दीजिए। ठीक है, म्यू सी की जगह प्लस डी म्यू डी की जगह पे इसको रख दिया, इक्वल टू ए म्यू ए की जगह पे ये रख दिया, प्लस बी म्यू बी की जगह पे ये रख दिया। ठीक है, अब रीअरेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आर टी वाले जितने टर्म्स हैं इसको हमने एक पास कर लिया, तो आर टी, ठीक है, सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए सी एल एन पी सी। दूसरा आर टी कहाँ में? यहाँ में, बट टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी एल एन पी डी प्लस। ठीक है, अब जितने सी वाले टर्म है तो सी म्यू जीरो सी को एक साथ कर लिया यहाँ वाला, और डी म्यू जीरो डी को यहाँ वाला। तो लेफ्ट हैंड को रीअरेंज कर लीजिए अकॉर्डिंगली, राइट हैंड को अरेंज कर लिया। तो आर टी ए एल एन पी ए प्लस बी एल एन पी बी प्लस ए वाले जितने टर्म्स है यहाँ ला दिया, ये वाला यहाँ ला दिया। ठीक है, अब क्या किए, इस यहाँ भी आर टी है यहाँ भी आर टी है, इस टर्म को इधर लेके आइए, तो जब इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, और इस टर्म को इधर लेके आ जाइए तो ये वाला क्या आ जाएगा? प्लस से माइनस। ठीक है ना, फिर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि log a टू द पावर m, अगर नंबर है तो जब हम इसका log लेते हैं तो पावर क्या होता है? नीचे आ जाता है, m log a। यहाँ में हमें उल्टा इसको यूज करना है, इसका रिवर्स वाला, मतलब यहाँ देखिए सी एल एन पी सी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका पावर को रेज कर दीजिए पी सी, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया एल एन पी सी के पावर सी। सिमिलरली यहाँ में डी है तो डी एल एन पी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? डी को ऊपर कर दिया तो एल एन पी डी के पावर डी। उसी तरह इसको इधर लेके आया तो ये माइनस आ गया, आर टी ए एल एन पी ए, इसको लिख दिया एल एन पी ए के पावर ए प्लस डी एल एन पी बी को क्या लिख सकते हैं? एल एन पी बी के पावर बी। ठीक है, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये वाला यहाँ तो यहाँ प्लस ही है। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे आर टी दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ से क्या लिखेंगे? एल एन ए प्लस एल एन बी। तो एल एन का एक फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी, तो यहाँ में क्या लिखेंगे? एल एन ए प्लस एल एन बी। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लॉग का हमें यूज करना है। तो यहाँ में देखिए एल एन ए, इस पूरे टर्म को ए मान लिया, प्लस एल एन बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल एन ए प्लस बी, तो मतलब एल एन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि माइनस है तो डिवाइड कर देंगे, और पी इसकी जगह पे दिस इंटू दिस की जगह पे दिस इंटू दिस। ठीक है, चलिए इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ में क्या है? ए म्यू जीरो ए और बी क्या था? रिएक्टेंट। ये किसकी वैल्यू थी? जी जीरो रिएक्टेंट, माइनस सी और डी क्या थे? प्रोडक्ट। तो उल्टा आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं, बट यहाँ में हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस डेल्टा जी जीरो। जीरो क्यों लिया? क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक है, सो फाइनली यहाँ से हमें मिल गया आर टी एल एन पी सी सी माइनस दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा जीरो। अब इस आर टी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये मिल गया एल एन पी सी के पावर सी इंटू पी डी के पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए के पावर ए इंटू पी बी के पावर बी। ठीक है, क्लियर है? सो
तो हमने क्या किया, चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर दूँ सारा। तो यहाँ से क्योंकि रिएक्शन हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब डेल्टा जी जीरो था, तो सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जीरो कर दिया, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ से हमारा जीरो हो गया। जीरो होने से लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया, एक इक्वेशन नंबर मान लिया 2। अब यहाँ से एक थर्मोडायनेमिक्स से डिफरेंशियल लिया, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो प्लस आर टी एल एन पी। ये रिलेशन फिलहाल हमें यहाँ पे यूज करना है, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो हमें डिराइव करेंगे, ठीक है। where mu zero is the chemical potential in standard state। स्टैंडर्ड स्टेट की बात किया तो टेम्परेचर क्या होता है 298, प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये स्टैंडर्ड स्टेट जैसे वाटर की बात करें तो लिक्विड, ऑक्सीजन की बात करें तो O2 गैस, हाइड्रोजन की बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज H2 गैस, ठीक है। P उसका पार्शियल प्रेशर है। अब हमारे पास चार कंपोनेंट है A, B, C एंड D। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो म्यू A लिख लिया, B का लिख लिया, C का लिख लिया, D का लिख लिया, और इन चारों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ से मिल गया नो डाउट, जस्ट म्यू सी म्यू डी म्यू ए और म्यू बी की जगह पे रख दीजिए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है आर टी आर टी आर टी आर टी, ठीक है। तो ये दोनों के आर टी को एक साइड कर लिया, उसके बाद सी म्यू जीरो सी, डी म्यू जीरो डी, ए म्यू जीरो ए प्लस बी म्यू जीरो बी। तो जितने भी म्यू जीरो वाले हैं उनको एक साइड कर लिया। तो यहाँ से आर टी एल एन पी सी, ठीक है, सी मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, यहाँ से डी मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया। उसी तरह, ठीक है ना, सी वाले म्यू सी जीरो सी और डी म्यू जीरो डी, यहाँ भी वही काम किया, ए को मल्टीप्लाई करके आर टी वाले को एक पास कर लिया, बाकी को म्यू जीरो वाले को एक पास कर लिया, नो डाउट। अब यहाँ से दो फॉर्मूला लगाया, तो दो फॉर्मूला क्या था कि जब log a टू द पावर m, तो किसी नंबर के पावर जब होता है log हम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि ये नीचे आ जाएगा, तो m इंटू लॉग a होता है। ऑलरेडी मैं इसको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ जब केपी केसी निकाल रहे थे। तो यहाँ में देखिए C ln PC है, तो इस C को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से उल्टा सोच रहा है, अब पावर में लिख सकते हैं, तो यही मैंने यहाँ लिख दिया ln PC के पावर C। D ln PD है तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो ln PD के पावर D। उसी तरह यहाँ पे A ln PA है तो पावर में लिख दीजिए, तो ln PA के पावर A। B ln PB है तो B को पावर में लगा दीजिए, तो PB की पावर B। क्लियर, ठीक है। बाकी जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं म्यू जीरो वाले, उनको एक साइड करके यहाँ में लिख दिया। अब दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉग का कि लॉग a इंटू बी, दो नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन है उसका हम लॉग लेंगे तो वो क्या हो जाता है लॉग a प्लस लॉग b। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी हम केपी केसी निकालते समय यूज कर चुके हैं। हाँ, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस होगा तो डिवाइड करेंगे, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल। सो यहाँ में देखिए ln a pc की पावर c प्लस ln pd की पावर d, तो इसको हम क्या ले सकते हैं ln प्लस है ना तो मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ में माइनस है इसलिए यहाँ वाला टर्म को हम क्या लिखा है यहाँ पे नीचे लिख दिया एंड दिस। क्लियर, ये रिएक्टेंट है माइनस प्रोडक्ट आ रहा है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मतलब माइनस डेल्टा जी जीरो, क्योंकि जनरली हम जब थर्मोडायनेमिक्स में चेंज निकालते हैं तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। क्लियर, यहाँ तक मिल गया। इस RT को फिर जनरली यहाँ में लाके हम डिवाइड कर दिया तो हमें ये टर्म मिल गया। सो ln PC के पावर C PD के पावर D बाई PA के पावर A इंटू PB के पावर B इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जीरो डिवाइडेड बाई RT। ठीक है, तो जस्ट थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, यहाँ तक मिल गया। ठीक है, चलिए अब इस ln को यहाँ से हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे ln टर्म था, तो ln को हटाने के लिए क्या करेंगे एंटी लॉग का मतलब नेचुरल लॉग। तो इस ln को हटाने के लिए इधर में लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें e, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तो PC C PD PA PB इक्वल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा जी जीरो बाई RT। ठीक है, देखिए ये जीरो है मतलब गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट। R की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सो ये वाला टर्म को हम क्या कर सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट आता है
Kp. So since delta G0 depends only on temperature, therefore the term this is constant as constant temperature. So we can write delta G0 equal to minus RT ln Kp. ठीक है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन या एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल भी मिलता है. तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT ln Kp. ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. Kp कैसे निकालते थे? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर Kp. Kp मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो ये वाला टर्म किसके बराबर हो गया? Kp. और यहाँ से E इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 बाई RT. तो E कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ से ln करके हटा लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT ln Kp. क्लियर? तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केमिकल इक्विलिब्रियम का. सो दिस इज द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. Similarly, we can derive the relation between free energy change and Kc by using the expression. तो यहाँ में मैंने पार्शियल प्रेशर P लिया था, सेम यही काम आप यहाँ में C लेके करिए. तो आपको यहाँ P की जगह पे C मिलेगा, तो यहाँ में Kp की जगह क्या लिखेंगे? Kc. तो ये एक दूसरा फॉर्मूला. सो इन जनरल हम इसको लिखते हैं डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT ln K. अब K में भी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर Kp और इन टर्म्स ऑफ C मोलर कंसंट्रेशन दैट इज Kc. ठीक है, तो यहाँ पे Kp देगा तो हमें डेल्टा G पूछेगा, डेल्टा G दिया रहेगा तो Kp पूछेगा. और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फॉर्मूला पढ़ते हैं डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF0. तो ये दोनों फार्मूले एक्चुअली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. NFE0 सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है. तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर इंटर रिलेटेड है बाय दीज टू फॉर्मूलाज. ठीक है, चलिए फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग एंड स्पॉन्टेनिटी. तो थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स ने जब फ्री एनर्जी को डिफाइन किया था तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही था कि इट टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस. ठीक है, so in 1873 Gibbs suggested that equilibrium is attained only when the Gibbs free energy of the system is at its minimum value. A spontaneous reaction takes place in direction of decreasing free energy. Spontaneous reaction वो होता है जो which takes place due to on accord or without any external help. ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये देखा गया है कि जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें उसकी फ्री एनर्जी कम होती है. So these are the driving force for the reaction to be spontaneous. The products formed are at lower free energy than the reactants. तो spontaneous का मतलब जब उसकी free energy घटेगा, और free energy change हम कैसे निकालते हैं? Product minus reactant. इसका मतलब क्या हुआ कि product का free energy reactant से कम होगा. If the system is not at equilibrium, the liberation of excess Gibbs free energy is the driving force for the attainment of equilibrium. The change in free energy of a system as the reaction proceed can be depicted as dotted line in figure. यहाँ में फिगर दिखाया है. ठीक है, तो ये जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, स्पॉन्टेनियस एक प्योर रिएक्टेंट साइड में है, ये प्रोडक्ट साइड में है. तो रिएक्टेंट क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है यहाँ से ये अपनी फ्री एनर्जी को कम करेगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा. जनरली प्रोडक्ट साइड में डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो ये अपने को स्पॉन्टेनियस करने के लिए डेल्टा जी को कम करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, अपना डेल्टा जी कम होता जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, डेल्टा जी कम हो रहा है. एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे डेल्टा जी बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक डेफिनेशन भी हमने पीछे पढ़ा है कि रिएक्टेंट का क्या होता है, डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. प्रोडक्ट का क्या होता है, बढ़ता है. एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए ये रेट और ये टाइम. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. Now by the definition of gas free energy, delta G equal to delta H minus T into delta S, ये भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा at constant temperature. Since the value of entropy of mixture increases
which gives a value of delta G more negative. तो इस फॉर्मूले से अगर डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगा तो देखिए ऑब्वियसली ये वैल्यू भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा निगेटिव होगा। तो ये भी एक स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया थी कि इंट्रोपी डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0. This will give rise to a curve represented by solid line in figure. There is a minimum in this curve and this minimum corresponds to the conditions of equilibrium. तो जो कर्व का मिनिमम आ रहा था, मतलब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में घट रहा है, इधर में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में भी अपने डेल्टा जी वैल्यू को नेगेटिव कर रहा है, घट रहा है। तो एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों बराबर हो रहे हैं या जीरो हो रहा है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रॉम द इक्वेशन डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, तो इस फॉर्मूले से भी हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। If delta G zero has a negative value, the equilibrium constant has a value greater than 1 and the forward reaction is spontaneous. देखिए स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि पीछे हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस कि रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो डेल्टा जी है नेगेटिव वैल्यू, तो इसका माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस। If delta 0 is equal to 0, the equilibrium constant value is 1 and the reactant if their standard states are in equilibrium with the products in their standard states. देखिए अगर डेल्टा जी जीरो की वैल्यू जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो हम कंडीशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, क्योंकि देखिए आर की वैल्यू जीरो हो नहीं सकता, टेम्परेचर जीरो हो नहीं सकता। अगर ये जीरो आ रहा है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम बोलते हैं कि डेल्टा जी अगर जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस फॉर्मूले से माइनस आर टी, आर कैन नॉट बी जीरो, टी कैन नॉट बी जीरो, एल एन के पी इक्वल टू जीरो विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन के पी इक्वल टू 1, क्योंकि एल एन 1 की वैल्यू जीरो होता है और के पी की वैल्यू 1 कब आएगा, जब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है, सो इफ डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू जीरो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज 1 एंड द रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम with the products in their standard states. If delta G0 is a positive value, the equilibrium constant is a value less than 1, क्योंकि यहाँ में फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस होने का मतलब अगर ये प्लस आएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टेम्परेचर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो Kp की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 होगा तो वो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला अभी पीछे हमने डिराइव किया था, यहाँ से हम एक्सप्लेन कर देते हैं स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया को। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया के लिए जनरली क्या होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से ज्यादा, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, और एक और क्राइटेरिया होता है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो होता है E0 सेल, वो भी हमें पॉजिटिव होना चाहिए, तो E0 सेल मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था -NF0। ये 3 क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी की, 3 अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी जब 0 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, 0। 0 आने का मतलब ये राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए, जिसमें ये 0 हो नहीं सकता, टेम्परेचर 0 हो नहीं सकता, ये वैल्यू 0 होगा, ये 0 तभी होगा जब Kp की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि Ln1 की वैल्यू 0 होता है, और Kp 1 कब होगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल
इक्विलिब्रियम। इसीलिए इक्विलिब्रियम की क्राइटेरिया अगर पूछता है थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी मस्ट बी जीरो। स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक के लिए डेरिवेशन किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी और केपी या केसी में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टर्न पे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। उसके लिए पहले हमें इसको समझना होगा। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत वहाँ भी मैथमेटिकल प्रोसीजर है, इसलिए पहले इसको देखिए, इसको समझिए, तो फिर वांट ऑफ को समझेंगे, तभी आपको वांट ऑफ समझ में आएगा। तो इसलिए गो थोरली दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपकमिंग वीडियो के लिए कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ओके।